आज बड़ा ही भावुक करने वाला पल है क्योंकि भारतीय टीम ने बहुत सालों के बाद जा कर के 2024 में कोई वर्ल्ड कप जीता है। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि 2013 में शायद हम लोगों ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था इंग्लैंड के घर में, इंग्लैंड को हरा करके। और उस मैच के जो हीरो थे वो थे ईशांत शर्मा। तो उसके बाद हम लोगों के पाले में बहुत सारा कप आया, लगभग सारा कप हम लोग उसके बाद जितना सारा वर्ल्ड पाला चैम्पियनशिप का कप जो होता है वर्ल्ड लेवल का, सबके हम हकदार थे जीतने के। लेकिन कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ नोबल हो जाना, लक साथ नहीं देना, हम लोग सारे भारतीय 10 सालों से 11, 12, 13 सालों से फाइनल में, सेमीफाइनल में भारत के हार पर रोते आए थे। और 2024 में भी एक सिचुएशन तो ऐसा आ गया था कि हमारे हाथ से मैच चला गया था जब अक्षर पटेल के ओवर में 22 या 26 रन माना जाए तो हेनरिक क्लासन ने मारा। लेकिन मैं अक्षर पटेल को दोषी नहीं देता हूँ। मैं जानता था कि हेनरिक क्लासन ऐसा बल्लेबाज है, उसमें ऐसा काबिलियत ही है कि वह स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, चाहे वो चहल हो, चाहे वो आपके यादव जी है, चाइना मैन कुलदीप यादव, हाँ, वो सबको बहुत अच्छे से वो खेलता है, उसे मारता है। और स्पिन वाला वो पिच नहीं था, बैटिंग वाला पिच था, स्पिनरों को कोई मदद नहीं था। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या से 3 ओवर ही करवाना, रोहित शर्मा की कप्तानी अंत में बुमराह को, सिराज को या फिर कह लीजिए अर्शदीप सिंह का उपयोग ठीक ठाक उन्होंने किया, लेकिन मुझे कप्तानी उतना अच्छा नहीं लगा। चाहे कप्तानी अच्छा किया, लेकिन सही टीम खिलाना, सही बॉलर्स का कब किस समय क्या उपयोग करना चाहिए, थोड़ा सा कमियां हमें झलकी है रोहित शर्मा के कप्तानी में। क्योंकि हार्दिक से 4 ओवर तो करवाना ही चाहिए था, ठीक है। और रही बात स्पिनर्स को, लोग अच्छा खेल रहे थे, फिर भी अक्षर पटेल से एकदम कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करवाना, तो मुझे डर लग रहा था कि स्पिनर को कहीं मार न दे। और वही हुआ, हैट्रिक छक्का क्लासन ने मार दिया। खैर ये सब छोड़िए, जो भी हुआ, भारत मैच हारा हुआ था। लेकिन होता है ना, भगवान भी कभी कभी मतलब हम लोगों के साथ बहुत अन्याय करते आ रहे थे, तो उन्होंने आज एक न्याय दिया है। होता है ना कि कर्म करने पे फल मिलता है, तो वही हम विक्टिम कार्ड की तरह से हमें फल मिला है, वरना मैच तो हम हार ही चुके थे। और जो असली विजेता जो है वो वास्तव में मेरे लिए साउथ अफ्रीका ही है, क्योंकि उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू से लेके 16 ओवर तक या 15 ओवर तक बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। आज तक कभी भी फाइनल में ना पहुंचने का जो उसके पास गम था, प्रेशर था, वो सब पहली बार फाइनल में खेल रहे थे, लेकिन कोई प्रेशर नहीं, चैम्पियंस की तरह साउथ अफ्रीका खेले और वास्तविक विजेता वही है। क्योंकि अब साउथ अफ्रीका से गलती कहाँ हुई, तो साउथ अफ्रीका से गलती एक जगह पे हो गई। मतलब उसका मैं सारा फ़ैन हूँ कि वो जिस प्रकार से विकेट गिरने के बाद भी हर ओवर में छक्के या चौके लगाते आ रहे थे, 10 का रन रेट जो था उसे मैनेज करते आ रहे थे, वह अविश्वसनीय थी, बहुत अकल्पनीय थी। कॉन्फिडेंस वाला एक चैम्पियंस की तरह वो खेल रही थी। लेकिन जब 32 बॉल में 32 रन चाहिए थे, वहाँ से उसने गलती कर दी। और जिस निर्भीकता से वो खेल रही थी कि हारेंगे तो भी कोई गम नहीं है, अपना बेस्ट देना है, और उसके मन में लालच तब आई जब उसके पाले में मैच चला गया। उसके पाले में जब मैच चला गया तो साउथ अफ्रीका ने गलती क्या किया कि वह बुमराह के ओवर में सोचा कि हम इसे विकेट नहीं गिराएंगे, इसको अच्छा से खेल लेते हैं, वही गलती हो गई। मैं बताता हूँ, हर बार हर ओवर में साउथ अफ्रीका वाले स्पिनर्स को मारते आए, फास्टर्स को भी मारते आए, शुरू से लेकर से शायद 15 ओवर तक बहुत अच्छा खेला। जब 32 बॉल में 32 रन चाहिए थे, तब उसके लगा कि अब तो मेरे हाथ में मैच है, अब यहाँ से हम हार नहीं सकते हैं। अब वो प्रेशराइज्ड हो गया,
अब सोचने लगा कि बुमराह को निकाल लेते हैं, विकेट नहीं देते हैं, उसे रोक लेते हैं। यही गलती हो गई। अब बुमराह जो है गेंदबाज है, उसको कौन मार्को यानसन रोकने गया और बुमराह ने उसे बोल्ड कर दिया। यही गलती हुई। और उसके बाद भी बुमराह को कोई अच्छा जो बल्लेबाज था, टिका हुआ बल्लेबाज था, जैसे मान लेते हैं क्लासन होगा या फिर मिलर होगा, उसे बुमराह को अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, जो न्यू बल्लेबाज था उसे अटैक करना चाहिए था बुमराह को। कम से कम उस ओवर में 6 रन भी अगर बुमराह के 15वें या 16वें ओवर में बना देते वो लोग 6 रन भी, तो भी भारत मैच हार जाता। लेकिन तो यानसन रोकने के चलते आउट हो गया। अब देखिए प्रेशर कैसा उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा कि हम विकेट नहीं देंगे, और विकेट भी उन्होंने दे दिया। और बुमराह के ओवर में 2 या 3 रन ही केवल बनाए वो लोग, और वहीं से मैच टर्निंग पॉइंट हो गया। उन्होंने लगा, उसने लालच किया कि अब कप मेरे हाथ में है, अब यहाँ से हम हार नहीं सकते। वही गलती उसने किया। जिस निर्भीकता के साथ वो शुरू से अंत तक खेलते आ रहा था, उसी निर्भीकता से अगर खेलता और मार्को यानसन मारने के दौर पे जाता, एक बाउंड्री भी मार देता बुमराह के ओवर में, तो मैच भारत के पकड़ में नहीं होती। और मान लेते हैं यानसन आउट हो गया, तो केशव महाराज भी आकर के डॉट करने लगा, विकेट बचाने लगा। नहीं, बुमराह के ओवर में उस वक्त रन की ज़रूरत थी। केशव महाराज को भी एक चौके को मारना चाहिए था, लेकिन उसने भी डॉट खेला। फिर आ गए हार्दिक पांड्या आ गए, या फिर अर्शदीप सिंह आ गए, और वो भी बहुत ख़तरनाक गेंदबाज है। उन्होंने जिस तरह से डिकॉक को आउट किया, मैच का टर्निंग पॉइंट वो भी था। और फिर जैसे 3 टर्निंग पॉइंट था, डिकॉक का आउट करना, फिर क्लासन को हार्दिक पांड्या ने आउट किया, वो भी बहुत ही मतलब मैच वहाँ से तो लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ही जीतेगा, लेकिन वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। और हार्दिक पांड्या ने जिस फुल टॉस बॉल पे मिलर को आउट किया, वो भी एक तरह से छक्का ही चला जाता ना, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। सूर्य कुमार यादव का कैच, क्या कैच है! जब आप भाग्य भी उसी का साथ देता है जब आप कुछ अच्छा करें। तो अच्छा कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, और वहीं से हम लोग मतलब भाग्य भी भाग्यशाली का साथ देता है, शेरों का साथ देता है। तो आप अच्छा करिएगा तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और भारत ने वो मैच जीत लिया। प्यारे साथियों, तो साउथ अफ्रीका बहुत ही मतलब भारत से भी ज़्यादा अच्छी टीम है, और वो हमेशा से ही कोई भी वर्ल्ड कप आज तक नहीं जीत पाई है। मतलब उसे आज तक उसके मेहनत का फल नहीं मिलते आ रहा है, इसलिए ज़्यादा साउथ अफ्रीका को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा से ही मतलब मान लेते हैं ना, हर बार वो सेमीफाइनल में जा के हार जाती थी साउथ अफ्रीका। पहली बार फाइनल में पहुंची थी और आज भी हार गई, जीता हुआ मैच हार गई। तो बात रही कि मैंने साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को रोते हुए देखा है, डिविलियर्स को देखा है, बहुत सारे डेल स्टेन सबको रोते हुए देखा है जब वो वर्ल्ड कप से बाहर आउट हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अच्छे प्लेयर्स हैं और वो लोग कभी विजेता है कभी न कभी बनेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडियंस प्लेयर्स की। इंडियन प्लेयर्स की कमियां जो था मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, तो भारतीय टीम में अब क्या क्या बदलाव आया है, उस अच्छाई को मैं, उस बेहतरीन प्रदर्शन का मैं व्याख्या करने वाला हूँ। क्योंकि अब तो हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब तो वाहवाही होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला जो वाहवाही जो होता है वो विराट कोहली का मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म थे और उन्होंने 76 रन बना करके एक छोर संभाले रखा। तभी दूसरे छोर से भले ही उनका स्ट्राइक रेट 128 का ही था, लेकिन वो अगर नहीं टिके रहते तो दूसरे छोर का बल्लेबाज अटैकिंग मोड में नहीं रहता। ठीक है, तो विराट कोहली को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं विराट कोहली का बीच में बहुत बड़ा मतलब अप्रशंसक हो गया था, क्योंकि वो कभी भी बड़े मैच में चलते ही नहीं थे। 2016 के बाद 2014 में उन्होंने ही भारत को फाइनल तक पहुंचाया। ठीक है, 2014 वर्ल्ड कप में, फिर
2016 में भी वेस्ट इंडीज से हम लोग T20 सेमीफाइनल हार गए थे, उसमें भी विराट कोहली ने 47 बॉल पे शायद 90 या 89 रन बनाया था। मतलब कंसिस्टेंसी का नाम था विराट कोहली, बड़े से बड़ा मैच में चलने वाले थे विराट कोहली। लेकिन उसके बाद क्या नज़र लगती है 2016 के बाद, किसी भी बड़े मैच में विराट कोहली वर्ल्ड कप के बड़े मैच में नहीं चलते थे। पाकिस्तान के खिलाफ वो चलते थे, लेकिन वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, नॉकआउट का मुकाबला होता है, करो या मरो का मुकाबला होता है, उसमें विराट कोहली नहीं चलते थे। और आज जाके 2016 और 14 वाला फॉर्म जो है फाइनल में देखने को मिला, इसके लिए विराट कोहली का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो संन्यास भी ले रहे हैं तो उनका दिल से धन्यवाद तो बनता ही है। उन्होंने भारत देश को बहुत कुछ दिया। और नंबर 3 पर जो पूरे विश्व का कोई बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाज है तो वो है विराट कोहली। नंबर 3 का विराट से बेहतरीन बल्लेबाज आज तक कोई ना हुआ है और शायद ना ही होगा। तो विराट कोहली का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि भारत ये मैच तभी जीतेगा जब विराट कोहली रन बनाएंगे, वरना भारत मैच हार जाएगा। और वही हुआ, विराट कोहली ने 76 रन बनाया और भारत ने मैच जीता। तो ये विराट कोहली का धन्यवाद हो गया। अब भारत में क्या क्या बदलाव आया है, तो भारतीय फास्ट अटैकिंग जो है वो कमज़ोर कड़ी में गिना जाता था पहले, धोनी के समय चाहे कोई भी। पहले भारत का फास्ट अटैकिंग से कोई प्लेयर विदेशी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब नहीं डरता था। लेकिन आज बुमराह और अर्शदीप से अच्छे अच्छे बल्लेबाज डरा करते हैं। बुमराह और अर्शदीप का ऐसा मैजिक चलता है कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी आउट हो जाते हैं। और यही भारत का सबसे बड़ा मजबूती रहा है। प्यारे साथियों, एक कड़ी जो हम लोग की मजबूत कड़ी थी स्पिनर्स, वो उसने बहुत प्रयास किया है। आप चाहे देख लीजिए, हम लोग जो मैच हारे हैं, चाहे थोड़ा दिन पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया से जो हारे हैं फाइनल मैच, उसमें स्पिनर्स ने एक भी विकेट नहीं लिया। 2022 में जो इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हराया था, उसमें भी अश्विन और अक्षर ये था या जडेजा था, एक भी विकेट नहीं लिया 8 ओवर में। स्पिनर्स की वजह से ही हम लोग मैच हारते आ रहे हैं कुछ समय से। और इस मैच में भी देखा आपने, अक्षर ने केवल 1 विकेट लिया, 49 रन ठोकाया। कुलदीप 46 रन ठोकाया या 45 रन 4 ओवर में। मतलब कि 8 ओवर में 90-100 रन स्पिनर्स ही दे दिया। जो स्पिनर्स भारत की जो मजबूती थी, वही कमजोरी नॉकआउट मुकाबले में कुछ दिनों से हो रही है। और भारत की जो मजबूती थी, कमजोरी थी फास्ट बॉलर, वो आज चरम आसमान पे फूलों की बरसात कर रही है, विपक्षी टीमों को अंगारे बरसा रही है उसके बल्लेबाजों पर। तो मजबूती अच्छी और बुराइयां हो गई। अब बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो खेलने का जो माइंडसेट है वो बदलाव आया है। अब माइंडसेट कैसे बदला है, पहले हम लोग देखते थे 2016 में तो भारत और बांग्लादेश का मैच हो रहा है और भारत 3 बॉल पे केवल 2 रन चाहिए। उस मैच में भी हार्दिक पांड्या लास्ट का ओवर कर रहा है। मतलब भारत बांग्लादेश जैसे कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी मात्र 100 से 150 रन ही बनाती है। भारत को चाहिए था एक तरफा मैच जीते, 200-250 रन बनाए बांग्लादेश जैसी छोटी टीमों के खिलाफ। वहाँ पे हम लोग 150 रन ही बना रहे हैं 20 ओवर में, और बांग्लादेश वो मैच जीत चुका था। वहाँ भी करिश्मा चला था। 3 बॉल पे बांग्लादेश लास्ट के 3 बॉल पे 1 रन भी नहीं बना पाया और लास्ट के 3 बॉल पे तीनों विकेट गिरा। और तब जाके हम लोग बांग्लादेश जैसे कमज़ोर टीमों से 1 रन से जीत करके 2016 के नॉकआउट मुकाबले में सेमीफाइनल में पहुंचे थे। ऐसे सेमीफाइनल में तो भारत हार गई थी, जीता हुआ मैच हार गई थी। 9 बॉल पे विकेट गिरा हुआ था और 9 बॉल हो गई थी, इसलिए हम लोग हार गए थे। वरना और वही कंडीशन आज भी देखने को मिल रही थी। 2 विकेट तो देख लिया आपने कि जैसे एडम मकरम हो गया और आपका रजा हेंड्रिक्स हो गया, ये लोग तो शुरुआती में ही 2 विकेट गिर चुका था। सारे कमेंटेटर खुश है कि कप आ गया, लेकिन मैं जानता था कि नहीं,
कुछ होने वाला है, और वही हुआ। हाँ, मैंने जो सोचा था उससे भी कहीं खतरनाक साउथ अफ्रीका टीम ने खेला और फिर स्पिनर्स ने धोखा दिया और कोई खास नहीं कर पाई। तो खैर छोड़िए, भारत में जो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि जैसे बांग्लादेश के टीमों के खिलाफ भी एकदम नॉर्मल प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब माइंडसेट बदला है। अब शुरू से ले कर के अंत के बल्लेबाज तक अटैकिंग करते हैं, और सबसे प्यारा चीज़ हमें यही लगा, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, हर बॉलर्स को मारने जाते हैं, और मारने के बाद वो विकेट गिर जाए तो उसमें कोई गम नहीं है। वरना धोनी के समय में ऐसा होता था कि धोनी रोके जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन ला देते थे कि अगर धोनी रहे तो ही वो जिता सकते हैं, अन्यथा वो आउट हुए तो किसी बॉलर्स के पास तो उतना क्षमता नहीं है कि वो 5 बॉल में 20 रन मार दे, 10 रन मार दे। तो धोनी एक तरह से मैच को भारत के पक्ष से आउट करवा देते थे, वैसा धीमा धीमा खेलने लगते थे धोनी। विराट कोहली में एक अच्छी है कि वो जब तक अगर क्रीज पे है तब तक भारत के जीतने के चांस रहते हैं, और कोई भी टीम, कोई भी बल्लेबाज, बॉलर्स भी बॉल में बॉल का आंकड़ा रहता है, वो लोग भी जिता सकते हैं। लेकिन धोनी में एक कमियां थी कि उनके रहते हुए भी स्ट्राइक रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट 10 का पार चला गया, 12-15 का चला गया रिक्वायर्ड रन रेट। तो 15 रन पर ओवर में धोनी रहेंगे तो भले ही जिता सकते हैं, लेकिन उनके आउट होने के बाद तो बॉलर के बाहर तो मैच चला जाएगा ना। उनके आउट होने के बाद बॉलर सब थोड़े 15-15 रन हर ओवर में मार देगा। तो यही धोनी की कमियां थी कि धीमा खेल रहे हो, विकेट गिरा तो रोकने लगो, ये करने लगो, वो करने लगो। अब बदलाव आया है भारत में कुछ समय से, यही 2023 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है, भारत क्या, रोहित शर्मा ने क्या मतलब बदलाव ही किया है। कोई गम नहीं, एकदम मार के खेलो, और बहुत अच्छा, प्रेशर में आना ही नहीं, प्रेशर दूसरे को दो। तो ये बहुत अच्छा बात हुई, और इस मैच में भी हुआ कि जो भी आया मार के गया। लेकिन हाँ, विराट कोहली से मैं चाहता था, जिस तरह से विराट कोहली मारते थे और अपना विकेट गंवा रहे थे 2024 के इस वर्ल्ड कप में, तो मैं चाह रहा था कि विराट कोहली को इस वाले फाइनल मैच में भले ही वो धीमा खेले, लेकिन उन्हें एक छोर पे रहना चाहिए, और वही हुआ। मैं विराट कोहली का इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका स्ट्राइक रेट भले ही 128 का ही रहा, 76 रन बनाए, भले ही 60 बॉल खेल लिए, लेकिन बहुत अच्छा कि उन्होंने विकेट पर टिक कर जो उन्होंने रहा वो अविश्वसनीय था, और उनकी वही ज़रूरत थी जो बड़े खिलाड़ी से फाइनल बड़े मैच में ही चलते हैं, तो उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन अन्य छोर से तो रन बन रहा था ना, तो भारत को जैसा अब सिचुएशन रहता है वैसा भारतीय टीम खेल करती है। ये सबसे बड़ा बदलाव रहा कि भारत अब प्रेशर लेती नहीं है, प्रेशर देती है, और यही रोहित शर्मा ने सबसे अच्छा जो भारतीय टीम में बदलाव किया है, माइंडसेट में बदलाव किया है, अपने खेल में बदलाव किया है, वो है कि अब प्रेशर लो नहीं, प्रेशर दो, अटैकिंग मोड में खेलो, चाहे विकेट गिरा हो, चाहे खतरनाक बॉलिंग अटैक ही क्यों ना हो, दूसरे को प्रेशर दो। जैसे स्टार्क को रोहित शर्मा ने बहुत रन मारा था, और ऐसे धोनी रहते तो स्टार्क के ओवर में क्या करते, तो धोनी है कि केवल 19वां और 20वां ओवर में ही मारते हैं, बाकी कहते हैं कि नहीं, बाकी ओवर में केवल डॉट खेलो। तो ये बदलाव जो रोहित शर्मा ने किया वो भारत को, दर्शकों को सुकून देने वाला पल था। एक और अच्छी चीज़ है कि भारत की फील्डिंग है वो बेहतरीन हुई है, और फाइनल में मैं चाहता था कि आप भले ही मैच हार जाओ, लेकिन लड़ के हारो, कैच छूटना नहीं चाहिए, और कैच छूटा तो मैच भी छूट ही जाता है। और आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव ने किस प्रकार से कैच रोका, चाहे वो किसी मैच में अक्षर पटेल का कैच हो, चाहे विकेट कीपिंग जो ऋषभ पंत ने किया वो भी लाजवाब था। विकेट कीपिंग, भले ही वो 0 पे आउट हो गए थे तो थोड़ा सिकवा गिला था, लेकिन उन्होंने विकेट कीपिंग से बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग के लिए बहुत बहुत बधाई हो। MS धोनी जो थे
वो स्टंपिंग केवल अच्छे कर लेते थे, लेकिन उतना अच्छा कैचिंग रोकने में वो उतने अच्छे नहीं थे। तो ऋषभ पंत यहाँ पे आपने देखा कि एडम मकरब का कैच उन्होंने किस गजब तरीके से रोका। भारतीय फील्डिंग बहुत अच्छी रही, इस वजह से भी हम लोगों ने मैच जीता, वरना कोई मिसफील्ड होती, कुछ कैच छूटते तो ये मैच तो चला जाता ना। तो इसलिए फील्डर्स का भी बहुत बहुत बधाई हो। वो लोग, भारत में ये भी एक बहुत अच्छा बदलाव आया है कि भारतीय फील्डिंग भी अच्छी हुई है। ये भारत की एक खासियत है, जो बदलाव हुआ है भारत में, उसकी जो स्टेमिना है फील्डिंग की वो भी बढ़ी है। तो प्यारे साथियों, बातें तो बहुत चीज़ है, लेकिन बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हम सभी का जो सपना था वो पूरा हुआ। अब हम लोग जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो लोग अब संन्यास ले सकते हैं, तो युवाओं की कमी नहीं है। ठीक है, भारत देश में क्रिकेटरों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे करोड़ों आदमी क्रिकेटर्स है, बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलता है। और जैसे देख लीजिए, अब रेलवे या फिर कुछ चीज़ में वैकेंसी आई, यूपीएससी में 1000 ही सिलेक्शन होता है, तो भी लोग कहता है कि दुनिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम यूपीएससी है। लेकिन सबसे कठिन अगर कोई एग्ज़ाम है विश्व का, तो भारतीय टीम में सिलेक्शन पाना है। प्यारे साथियों, करोड़ों आदमी क्रिकेट खेलते हैं और सभी का सपना रहता है कि वो क्रिकेटर बने। मेरा भी सपना था बच्चे में, अब तो खैर खेलना भी रिटायरमेंट ही ले लिए, लेकिन बच्चा का शौक़ जो रहता है कि अरे हम भी खेलेंगे, हम भी टीवी पे आएंगे, तो हर एक आदमी का शौक़ रहता है। और उस करोड़ों आदमी में से मात्र 11 प्लेयर्स ही टीम में चुनावित होते हैं। तो सोच लीजिए कि कितना कठिन काम है। और जैसे विराट कोहली है, 11 ही प्लेयर नहीं, विराट कोहली जैसे सिलेक्शन हो गए, सचिन तेंदुलकर सिलेक्शन हो गए, तो इनका 20-20 साल तक उनका ओपनिंग पोजीशन या नंबर 3 का पोजीशन फिक्स है। मतलब 11 को आदमी सिलेक्ट हो गया, तो फिर ये भी नहीं है कि हर साल 11 वैकेंसी आती है। नहीं, अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस ना करे तो ही आपको मौका मिल सकता है और आप परफॉर्मेंस करें। तो सबसे विश्व का कठिन काम है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल होना। और उस जैसे कठिन काम में अगर हम लोग हर मैच में विजेता न बने तो कितना अन्याय होता है। मतलब भारत के पास स्टेमिना है, अगर सही तरीके से सब चीज़ों को यूटिलाइज किया जाए तो भारत हर विश्व कप जीतेगा, एक भी नहीं हारेगा। अगर हम लोग सही तरीके से खेल का प्रदर्शन करें तो 150 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ी आबादी, सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत जितना सारा वर्ल्ड कप होता है सब जीते, और उस क्षमता है भारत में। तो बस इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।